Good morning, class. Today we will study our chapter number 6, that is metals and non-metals. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स होते क्या हैं, कैसे हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं उनको देख के, या फिर उनको एक तरीके से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पे, साथ के साथ हम करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ मेटल्स नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, और जो थर्ड है वो उनके यूज के रिगार्डिंग में, कहाँ हम उनका यूज करते हैं, प्रयोग कहाँ में लाते हैं हम उनको। तो जनरली अगर हम लोग बात करें मेटल्स नॉन मेटल्स की, तो केमिस्ट्री के अंदर या फिर हम लोग अगर बात करें टोटल एलिमेंट्स के रिगार्डिंग में, तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं मेटल नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड मिला के वो आप लोगों के लगभग हैं 118। आपकी बुक में 110 दिया हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट में वो आपका 118 हो गया है, जिनमें से 24 नॉन मेटल्स आपकी बताई गई हैं, बाकी आपकी मेटल्स बताई गई हैं। हालांकि जो नॉन मेटल्स हैं वो लगभग 17 होती हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। 17 जो है वो नॉन मेटल्स होती हैं, उसके बाद 7 जो हैं आपके मेटलॉइड्स होते हैं, बाकी जो आपके बचते हैं वो मेटल्स के अंदर आपके इंक्लूड किए जाते हैं। अभी अगर आप अपनी डेली लाइफ देखो जिसमें आप लोग मेटल्स कहाँ कहाँ यूज करते हो, तो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके घरों में बाल्टी मिल सकती है, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम बोलते हैं। एल्यूमिनियम की बाल्टीज आप लोगों को, एल्यूमिनियम की जो बाल्टी है वो आपको मिल जाएंगे आपके घर पे, ठीक है। एल्यूमिनियम के बर्तन आपको मिल जाएंगे, कॉपर आपको मिल जाएगा आपके घर पे। कॉपर के थर्मस वगैरह जो है आजकल फिर से ट्रेंड के अंदर आ गए हैं, तो उनका यूज भी आपका किया जा रहा है रेगुलरली। इसके अलावा मेटल्स में आप लोगों को आयरन के गेट वगैरह, ठीक है, सिल्वर चांदी जो है घरों में आभूषण वगैरह, गोल्ड जो है आभूषण वगैरह के अंदर हम लोग यूज करते हैं। चांदी की ज़्यादातर जो वो पायलें वगैरह बनवाई जाती हैं, या बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके कड़े वगैरह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। जबकि गोल्ड लेडीज जो है वो अपने श्रृंगार के अंदर, आभूषण वगैरह के अंदर वो जो है यूज करते हैं, गोल्ड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आप लोगों की जैसे ऑक्सीजन आती है, हाइड्रोजन आती है, कार्बन आती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। इन सब का भी हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। क्लोरीन आती है, ठीक है। क्लोरीन की तो टैबलेट्स आप लोगों की वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं कि डेली लाइफ में आप लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ यूज करते हो। अगर आपसे पूछा जाए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट्स आप कितने हैं, 118 हैं। अभी हम आते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग के ऊपर, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे आपकी लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद मेटल्स में वो चीज होती है या नहीं होती, और यहां मैं लिख रहा हूं नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल के अंदर वो होती है या नहीं होती है, नॉन मेटल के अंदर वो होती है या नहीं होती है, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं लिख रहा हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्चुअल में वो स्ट्रेंथ होती है अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करें, खींचें, ठीक है, तो वो कितना जल्दी टूट जाती है, वो उसकी क्या बताती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग करके देख सकते हो, आप रस्सी लीजिएगा कोई, जिसको आप लोग धागा ले लीजिएगा। एक धागा ऐसा होता है कि आप बिल्कुल आराम से तोड़ सकते हो उसको अपने दोनों हाथों से। एक ऐसा होता है जो काफी जल्दी आपके हाथों से नहीं टूटता, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा वजन उसके ऊपर डाल देते हो टूट जाता है। तो वो क्या डिफाइन कर रहा है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को। तो जो मेटल्स होती हैं इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी कैसी होती है, हाई। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादातर आपकी गैसेज होते हैं, सॉलिड होती हैं, या लिक्विड में आप लोगों की होते हैं। तो लिक्विड जो आपका होता है उसके अंदर तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई काम की नहीं है, ठीक है। गैसेज के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई काम की नहीं है। सॉलिड जो होती है उसका यूज जो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के रूप में किया नहीं जाता। तो इसके अंदर हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं नॉन मेटल्स के अंदर। हालांकि मेटल्स में भी कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक सोडियम मेटल होती है और एक पोटासियम मेटल होती है। पोटासियम का सिंबल आपका के है और सोडियम का सिंबल आपका क्या है, Na। ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है। तो ये जो हैं
ये जो दो मेटल्स होती हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, ये इतनी मतलब नाजुक होती हैं कि इनको आप लोग चाकू जो होता है उससे काट सकते हो। इसके बाद में एक आप लोगों ने पीछे पढ़ी होगी Hg आपकी होती है मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में आपकी एग्जिस्ट करती है, तो ये आपकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं रखेगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स ज्यादातर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। ठीक है, मरकरी उसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस आता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जबकि अगर नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सॉलिड भी हो सकती हैं, ये आपकी लिक्विड भी हो सकती हैं, और ये आपकी गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म के अंदर तो आप लोगों ने देखा होगा लगभग आपकी 10 नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो गैसियस स्टेट के अंदर में आपकी एग्जिस्ट करती हैं। एक आपकी सॉलिड होती है और बाकी के जो 12 बचते हैं वो आप लोगों की आती हैं सॉलिड के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का होता है। अच्छा, इसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है सोनोरस। अच्छा, ये सोनोरस क्या होता है, अभी इन प्रॉपर्टीज को मैं साथ साथ बता रहा हूं। टेंसाइल स्ट्रेंथ खींचने पे कितनी जल्दी टूट रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेच हो रहा है वो भी। ठीक है, सोनोरस आप लोगों का क्या होता है, तो सोनोरस जब उनको स्ट्राइक किया जाए तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग देखते हो मंदिर के अंदर घंटियां जब हम लोग बजाते हैं तो वहां क्या हो रहा है, एक मेटल दूसरी मेटल के साथ टकरा रही है, वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, सोनोरस। तो ये सोनोरस होती हैं, ये सोनोरस नहीं होती। गैस को गैस से टकराओगे कहाँ आवाज होती है, लिक्विड को लिक्विड पे टकराने से भी इतनी ज्यादा आवाज नहीं होती है। ओके, इसके बाद जो थर्ड आता है वो है मेलाबिलिटी, या फिर हम इसको मेलाएबल कर देते हैं। ठीक है, मेलाएबल। तो मेलाएबल जो है वो आपकी क्या होती है, तो मेलाएबल में है जब किसी ऑब्जेक्ट को पीट कर एक चद्दर की फॉर्म दे दी जाए। जैसे चद्दर आप लोगों ने देखे होंगे घर पे, लोहे की अलमारी वगैरह जो बनाई जाती हैं वो चद्दर से बनाई जाती हैं। सीट जैसे टीन होती हैं, ठीक है, लोहे की टीन जो छत पे डलती है वो आप लोगों ने देखी होंगी। तो उस तरीके से उनको पीट के, तो आपने आयरन को पीट के हम लोग चद्दर, लोहे की टीन मैंने आपको बता दिया वो हो सकती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छा एग्जाम्पल आता है आपका चांदी का। चांदी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ उसकी चद्दर वगैरह, तो जो सिल्वर वर्क होता है वो आप लोगों को आजकल नॉर्मली जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा काजू कतली जो आती हैं उनके ऊपर में आप लोगों को, या फिर कई सारी और मिठाइयाँ भी आती हैं, लेकिन जो एक्सपेंसिव जो होती हैं उनके ऊपर में इसका जो वर्क है वो आजकल यूज किया जाता है। पुराने टाइम में बर्फी वगैरह के ऊपर में जो है इसका चांदी का जो वर्क होता है, ठीक है, वो मिलता था। तो सिल्वर को भी हम लोग, तो मेटल्स जो हैं वो मेलाएबल होती हैं, यस, ये नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 आता है डक्टाइल या डक्टिलिटी, हम इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं। तो ये डक्टाइल का मतलब होता है उसको स्ट्रेच अगर हम लोग करें तो स्ट्रेच करके एक वायर की फॉर्म हम लोग उसको दे दें। तो इसके अंदर भी होता है, वायर हम लोग कॉपर की देखते हैं, वायर हम लोग एल्यूमिनियम की देखते हैं, सिल्वर वायर हम लोगों ने देखी है। ठीक है, तो इस आयरन वायर जो है वो भी हम लोग बाड़ वगैरह करने के लिए हम लोग आयरन की जो है उनका यूज, वायर का यूज करते हैं। तो डक्टिलिटी में मेटल्स क्या होती हैं, यस, ये डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इसके बाद कंडक्टिविटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें इसका, तो ये कंडक्टिव होती हैं या नहीं होती हैं उनके ऊपर भी अगर आप लोग बात करोगे तो ये जो है, एक मिनट में लिख देता हूं, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में भी आपकी दो तरीके से कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी किसके रिगार्डिंग, हीट के रिगार्डिंग। कंडक्टिविटी किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, तो यस ये होती हैं, नो नहीं होती। ठीक है, अच्छा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ये कंडक्ट करने का काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हीट को कैसे कंडक्ट करती हैं। तो हीट में आप लोगों का एग्जांपल जो है वो आता है, हमारे घरों में जितने भी बर्तन होते हैं जिनके ऊपर हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं वो आपके किसके मिलते हैं, ज्यादातर मेटल्स के, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी होती है, नॉन मेटल्स के नहीं मिलते।
ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की तो वायर वगैरह जितनी भी होती हैं या तो एल्यूमिनियम की मिलेंगी या आपको कॉपर की मिलती हैं, तो उनका हम लोग यूज करते हैं। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ये नहीं करते, मींस नॉन मेटल्स जो वो नहीं करते। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी जो इनकी आती है वो है लस्टर। लस्टर चमक जो है, तो इनके अंदर लस्टर जो है यस होती है, इनके अंदर नहीं होती, एक को छोड़ के। आयोडीन को छोड़ के लस्टर्स जो वो नहीं होती हैं, जबकि इनमें लस्टर जो है वो होती है। कुछ एक ऐसे मिल जाएंगे मेटल्स के अंदर जिनके अंदर लस्टर जो है वो नहीं होती है। तो ये कुछ एक इनकी जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनके ऊपर आप मेटल नॉन मेटल्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं। एक बार फिर से इनको मैं रिपीट कर रहा हूं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींच के टूटता कितने जल्दी, कितने लोड को वो कितना लोड उठा सकते हैं, वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है। मेटल्स की हाई होती है, नॉन मेटल्स में लगभग ना के बराबर ही होती है। ठीक है, इनमें हाई में आपका आयरन कॉमन होता है, कॉपर आप लोगों का आता है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, टिन आता है, उनका यूज हम लोग इसके अंदर करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसके अंदर जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा नहीं होती, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है और मरकरी आप लोगों का है। इसके बाद है सोनोरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूस। मेटल्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्कूल में अंदर कई स्कूल ऐसे मिल जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिक यूज ना करके पियन जो है वो बैल वगैरह बजाते हैं, तो वहां पे मेटल्स का यूज किया जाता है। लोहे की रोड डंडी का यूज करके जो है वहां पे बैल जो है वो बजाई जाती है, तो यस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं करते हैं। थर्ड, मेलाइबल, मेटल को पीट पीट के हम चद्दर की फॉर्म जो है वो दे सकते हैं। नॉन मेटल्स में हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। डक्टिलिटी जो आती है, डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है, डक्टाइल में हम उसकी वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो यस मेटल्स में हम लोग ये काम कर सकते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रिगार्डिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। अच्छा, इसके अंदर एक एग्जांपल लीजिएगा ना, हम मान लिया वुड ले लिया हम लोगों ने, हालांकि वुड जो हो नॉन मेटल के अंदर कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन वगैरह आती है। अभी वुड को अगर मैं मान लो बर्तन बना लूं, वुड का मैं बर्तन बना लूं कोई, ठीक है, और उसको फिर मैं अपने चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर अगर मैं रख दूं, तो क्या होगा, ना तो वो हीट ट्रांसफर करेगी, उसके साथ साथ वो क्या करेगी, खुद जलना स्टार्ट कर देगी। मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद लस्टर आता है लास्ट में, तो लस्टर्स यस होते हैं, ये नहीं होते, लेकिन आयोडीन जो है वो इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस जो वो होता है। तो ये इनकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, अभी जो है आपका वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनमें हम लोग पहले पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम लोग यहाँ केवल मेटल्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं, ठीक है, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने एक सीरीज लिख रखी है, ये आपके बुक के पेज नंबर 59 के ऊपर भी आपको दी हुई मिलेगी। अच्छा, ये जो मैंने सीरीज लिखी है, इसके साथ एक एरो आपको ऐसे लगी हुई मिलेगी। ये सीरीज होती क्या है और इस एरो का इसमें मतलब क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। इस सीरीज को नाम दिया जाता है या तो रिएक्टिविटी सीरीज, अदरवाइज आपकी बुक के अंदर इसको नाम दे रखा है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, ये इसको नाम दिया गया है आपकी बुक के अंदर, या आप लोग देख सकते हो वहां पे। इस सीरीज में होता क्या है, इस सीरीज में जो टॉप में जो मेटल है वो आपकी हाईली रिएक्टिव होती है, जबकि जो बॉटम में है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। मींस ये सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी, ये सबसे कम ना के बराबर रिएक्ट करती है। और इस एरो का मतलब है अगर आप टॉप से बॉटम आते हो तो रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो डिक्रीज होती है। समझ आया, ये हाईली रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, ना के बराबर रिएक्ट करती है। और ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी क्या करती जाएगी, घटती जाएगी। मींस कैल्शियम का कंपैरिजन अगर हम पोटाशियम के साथ करें तो पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम कम रिएक्टिव है।
कैल्शियम से कम रिएक्टिव कौन सी? सोडियम। सोडियम से कम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम कौन सा आ जाएगा? जिंक। जिंक से आयरन। इस तरीके से। अच्छा, यहां पे आपको H के ऊपर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज है आपकी मेटल्स की, जबकि जो हाइड्रोजन होती है वो आपकी नॉन मेटल होती है। उसको यहाँ पे रखा गया है कंपैरिजन के तौर पे, और आपकी जो हाइड्रोजन है वो मोस्टली ज्यादातर आपको मिलेगी। ठीक है, जहां पे रिएक्शन होगा वहां पे हाइड्रोजन आपको मोस्टली मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। इससे जो ऊपर हैं ये इससे ज्यादा रिएक्टिव हैं, इससे जो नीचे हैं ये इससे लेस रिएक्टिव हैं। इसको हाईलाइट करने का इतना ही रीजन है। एक तो नॉन मेटल है और एक रिएक्टिविटी बता रहे कि इससे ऊपर हाई, इससे नीचे लो रिएक्टिव मेटल्स आप लोगों की आती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद एयर। एयर के अंदर आप लोगों की मेनली ऑक्सीजन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से राइज होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे नहीं बता पाते। एयर और गैस के अंदर डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज एयर, व्हाट इज गैस, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो एयर इज ए कंपोजिशन ऑफ गैसेज, मीन्स यहाँ पे काफी सारी गैसेज जो हो वो आपकी मिली हुई होती है, तब आपकी एयर बनती है। और गैस कोई भी एक कॉमन, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से जो है वो आप लोगों की क्या आती हैं? गैस आती है। ओके, अभी आपका जो नेक्स्ट है रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन, तो मैंने आपको बताया सबसे ऊपर जैसे पोटासियम है, सोडियम है, तो ये क्या करते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, मीन्स काफी जल्दी। अच्छा, इनके लिए मैं आपको बता देता हूं, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है, पोटासियम को और सोडियम को। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर एयर के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर है और ये मेटल्स एयर के साथ, उस मॉइस्ट एयर के साथ में अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। मीन्स ये क्या हो गए? हाईली रिएक्टिव हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के साथ में आपका एल्यूमिनियम है, आयरन की, तो ये आपकी स्लोली रिएक्ट करती हैं। ठीक है, मीन्स टाइम लगता है इनके अंदर। जैसे आयरन है, आयरन में आप लोगों का क्या होता है? आयरन के ऊपर आप लोगों का रस्ट लगता है। ठीक है, जंग लगता है, एक ब्राउन लेयर जो है उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, और उस रस्ट में क्या होता है? वो रस्ट क्या करता है? जो ब्राउन लेयर इसके ऊपर फॉर्म होगी वो क्या करेगी? आहिस्ता आहिस्ता आयरन को खाने का काम करती है, जिसको हम लोग क्या, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर लेयर ऑन आयरन सरफेस इज नोन एज रस्टिंग, वो रस्टिंग कहलाती है। ठीक है, अभी रस्टिंग का कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपका ये होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, Fe2O3.XH2O। ये जो X है, ये हमने यहाँ पे X क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है उनका नंबर वेरी करता है, कभी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो हम वेरिएबल की जगह क्या ले रहे हैं? X। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। अच्छा, ये जो रस्टिंग वगैरह प्रोसेस है, ये एक मेन जो इनकी है वो है आपकी कोरोजन। अभी कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन मेटल का उसकी लेयर के थ्रू, जो लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो रही है उसके द्वारा उसको आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड करना या इटन अप कर लेना, खा लेना उसको, वो क्या कहलाता है? कोरोजन। तो कोरोजन के अंदर ही आपकी क्या आती है? रस्टिंग जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। अभी ये आप लोगों का हो गया है। इसके अंदर, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कोरोजन को, अगर हम लोग रस्टिंग को यहां से हटाएं, तो इसके बाद आपकी मेटल्स आती हैं जैसे कॉपर, ये वेरी स्लोली रिएक्ट करती है। और एक कंडीशन होती है जब हम इसको क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, मीन्स हम इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दें, तब आपकी कॉपर जो वो रिएक्ट करती है। इसके बाद Ag आता है या फिर Au आता है, ये आपके डू नॉट रिएक्ट, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, ये आप लोगों का आता है इसके अंदर में केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद मेटल्स में। तो जो हाईली रिएक्टिव्स हैं ऊपर वाली जो ये 3 हैं, ये तो काफी तेजी से रिएक्ट करती हैं। फिर उसके बाद Mg से लेके Fe तक की जो आती हैं वो स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आयरन के ऊपर जंग लगेगा तो उसको टाइम लगता है डिग्रेड होने में, खत्म होने में, ठीक है। उसके बाद आपके आती है कॉपर, जब उसको हम लोग हीट करते हैं, काफी ज्यादा हीट करेंगे तब वो रिएक्ट करती है स्लोली। उसके बाद Ag Au आप लोगों की आती हैं, इनमें आप लोगों का क्या होता है, बिल्कुल भी कभी सुना है कि जो लोहा है उसके ऊपर में कोरोजन वगैरह, सॉरी लोहा बोल रहा हूँ, गोल्ड के ऊपर में कोरोजन की कोई प्रोसेस आप लोगों ने देखी हो? नहीं होती है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर भी नहीं होती, हालांकि एक डार्क लेयर जो है उसका कलर जो है वो फेडअप होता है थोड़ा सा। मैग्नीशियम में सेम होता है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है। सेम एल्यूमिनियम की जो बाल्टियां आपके घर पे मिलेंगी, नई जब आती है तो उनमें चमक ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे यूज किया वैसे वैसे वो क्या हो जाती हैं, डल होना शुरू हो जाती है। ब्लैक कलर की एक लेयर फॉर्म उनके ऊपर हो जाती है, तो वो आपकी किसकी लेयर होती है, ये कोरोजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आप लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड पॉइंट इसका, जिसके अंदर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो अपना सेकंड पॉइंट बनता है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। एक मेटल दूसरे मेटल को किस तरीके से डिस्प्लेस करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां आप लोगों को केवल एक चीज याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अब इसमें जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, वो उसको डिस्प्लेस करते हुए चलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, आपकी बुक में ये एक्टिविटी दे रखी है। इसको मैं रिएक्शन करवाता हूं आयरन के साथ, ठीक है। अभी यहां आप देखिएगा, ये तो है आयरन और यहां मेटल कौन सी है, कॉपर। तो आयरन देखिएगा कहां है, ये है आयरन, और कॉपर कहां है, ये बड़े। ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, आयरन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे, तो आयरन ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगी। मींस आयरन इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। कैसे, यहां पे आपका फॉर्म हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहां जो कॉपर था उसको आयरन ने क्या कर दिया, आयरन इसकी जगह ले लेगा, ये क्या करेगी, ये यहां आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हुआ FeSO4 प्लस में Cu, ये आपका फॉर्म हो गया। आपकी बुक में कैसे है, कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो लाइट पड़ना शुरू, मीन्स जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसका कलर आपका लाइट ब्लू के अंदर आ जाएगा। और जो आयरन है, आयरन इसके ऊपर क्या, इसमें क्या होगा आप लोगों का, एक डार्क हम लोग रेड बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की एक लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है आयरन नेल के ऊपर में। उसमें क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किस चीज का है, ये सॉल्यूशन है CuSO4 का, जो किस कलर के अंदर है, ब्लू के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक आयरन की नेल डाल दी, ठीक है। ये नेल कुछ टाइम के लिए इसके अंदर रहेगी, फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये ब्लू कलर तो चेंज हो जाता है लाइट ब्लू के अंदर, मीन्स फिक्का पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो आयरन है इसके ऊपर यहां पे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स गैदरिंग होनी शुरू हो जाएगी एक सब्सटेंसेस की, वो आपके रेड, डार्क रेड या ब्राउन कलर के आप लोगों के होते हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर। इसी के साथ साथ जैसे इसमें हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आपके दो एग्जांपल दे रखे हैं, दो और रिएक्टिविटी दे रखी हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन को वाटर, वाटर का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, H2O। यहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, इट मीन्स हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो इसको डिस्प्लेस कर सकती हैं, नीचे वाली कोई भी उसको डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो
ये जो मेटल्स हैं ये तीनों, ये तो हाईली रिएक्टिव हैं, तो ये इसको जल्दी से डिस्प्लेस कर देंगे। मीन्स कैसे होगा, देखो मैं कर रहा हूं सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन, तो यहां पे आप लोगों का क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। तो इस तरीके से आप लोगों का ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस हम लोग रिएक्शन को कर सकते हैं। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस ये H2 जो है ये होती है गैस का सिंबल, तो ये गैस जो आपकी निकल जाएगी यहां से, ये जल्दी से करा देगा। इसके बाद जो लेस रिएक्टिव हैं, जैसे ये वाली जो बचती हैं, ये थोड़ा स्लोली रिएक्ट करती हैं और उसके बाद वहां से हाइड्रोजन गैस वो निकलती है। सेम आता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना एसिड्स के अंदर से, जैसे एसिड में आप लोगों का आता है HCl होता है, आपका H2SO4 होता है, HNO3 आता है। तो इनमें भी सेम यही प्रोसेस होती है कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो उसको डिस्प्लेस जो वो कर सकती हैं। इसके बाद एक जो छोटा सा आपका बचता है इसी के अंदर, वो है आप लोगों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको मैं पॉइंट नंबर डाल रहा हूं 5। ठीक है, 2, 3, 4 हो चुका, 5th में आ गए। इसमें क्या होता है, एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, साल्ट फॉर्म करता है, प्लस वाटर यहां पे आपका फॉर्म होता है। तो सॉरी मैं गलत कर दिया इसको, 1 मिनट। ये मेटल्स के अंदर में आप लोगों का नहीं आएगा। इसमें आपका रिएक्शन विद बेसिस, बेस के साथ में अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों का जो रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस कर देती है, तो वो आप लोगों का आता है। न्यूट्रलाइजेशन इसके अंदर नहीं आता। बाकी आपका बचता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। होप कि आप अभी जितना पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। and continue watch the videos and I hope कि आप लोग यहाँ पे जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।